हेलो, वेलकम बैक टू आवर चैनल एमके डिज़ाइन स्टूडियो। दिस इज़ मुस्कान और हेलो एवरीवन, आई होप एवरीवन इज़ डूइंग वेल। आज हम बात करने वाले हैं प्रेजेंटेशन के बारे में। प्रेजेंटेशन रिलेटेड टू इंटीरियर, लाइक हम अगर क्लाइंट के पास जाते हैं तो हम वहाँ से क्या क्या कलेक्ट करते हैं, क्या क्या इन्फॉर्मेशन हम अपने प्रेजेंटेशन में एज अ होल हम क्या क्या इनपुट्स लेते हैं, वो सारी चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है, पहला पॉइंट हमारा ये है इंफॉर्मेशन ऑफ द कंपनी। लाइक हमारी जो पहली स्लाइड होती है उसमें हम कंपनी का नेम देते हैं। सेकेंड स्लाइड जो होती है उसमें कंपनी के बारे में एक थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन देते हैं कि हमारी कंपनी क्या 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 A to Z काम करती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरी कोई कंपनी है, अगर वो काम कर रही है रेसिडेंशियल कमर्शियल एरियाज में, हॉस्पिटैलिटी एरियाज में, तो मैं वो डिस्क्रिप्शंस दूंगी। और ये डिस्क्रिप्शन में हम लोग क्या क्या कर रहे हैं, सिविल वर्क कर रहे हैं, किचन वर्क कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, वो भी एक डिस्क्रिप्शंस दे दूंगी। देन कंपनी के बाद सेकेंड पॉइंट हमारा ये आ जाएगा प्रेजेंट योर वर्क। आपका अब तक का जो सबसे बेहतरीन काम होगा, जो सबसे अच्छा काम होगा, वो आप उसके बाद प्रेजेंट करेंगे कि ये हमारा काम पहले का किया हुआ है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप नए हैं इस फील्ड में तो ऑब्वियसली आपने कोई पोर्टफोलियोज बनाए होंगे जो आपने डिज़ाइंस की होंगी, उसमें आप वो भी ऐड कर सकते हैं इसमें कि आप वहाँ पर बता दें ये चीज़ कि ये हमने 3D में बनाया हुआ है, ये हमारा ऑटो कैड था, ये हमारा काम पहले का है जो बहुत अच्छा हुआ है, या आपने खुद काम किया हुआ है, पूरा साइट विजिट सब कुछ देखा हुआ है, एज अ कंपनी पूरा काम किया हुआ है, तभी भी आप वो सब डाल सकते हैं। लेकिन एक मेंशन कर दीजिएगा कि ये आपने कॉलेज में किया हुआ है, ये आपका कहाँ का काम है। ओके, चलते हैं। फिर उसके बाद हमारा तीसरा है सबसे इम्पॉर्टेंट, क्लाइंट इन्फॉर्मेशन। इसके ऊपर जब हमारी स्लाइड बनती है, इन्फॉर्मेशन क्या क्या इंक्लूड करती है, नेम, मेंबर्स, मेंबर्स की एज, मेंबर्स की चॉइसेस, मेंबर की प्रेफरेंसेस, ये सब मैटर करता है। देन आप हर एक मेंबर्स के उनके एरियाज के बारे में रिक्वायरमेंट्स कलेक्ट कर सकते हैं, उनका पर्सपेक्टिव जान सकते हैं, और वही चीज़ें आप इसमें ऐड कर सकते हैं। जैसे अगर आप क्लाइंट की इंफॉर्मेशन ले रहे हैं तो उसमें आप ये भी देख, जब साइट विजिट करते हैं तो आप उनकी लोकेशन विजिट कर सकते हैं, वहाँ पे आपने लाइटिंग्स के बारे में क्या समझा, तो वो पूरी एक इंफॉर्मेशन में आ जाती है कि ये पूरी क्लाइंट की ब्रीफिंग है। इसमें ही हम उनकी रिक्वायरमेंट्स भी ऐड कर लेते हैं। क्लाइंट इंफॉर्मेशन इंक्लूड्स नेम, एज एंड मेंबर्स दे इंक्लूड, relationships they are sharing with, एंड रिक्वायरमेंट की तो एक लंबी चौड़ी लिस्ट बनती है, वो तैयार करनी होती है कि ये इनकी रिक्वायरमेंट्स है, और हर एक रिक्वायरमेंट को बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट समझना पड़ता है कि हम इस पे कैसे काम करेंगे। ठीक है, देन हमारी फिफ्थ पॉइंट ये आ जाता है स्पेस एनालिसिंग। इसमें हम साइट की लोकेशन देखते हैं, साइट की डायरेक्शंस देखते हैं कि विंडो कौन सी साइड है, डोर कौन सी साइड है, एंड पूरा एरिया एक बार कर लेते हैं, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ कहाँ पर है, ये कंप्लीटली डायरेक्शंस को लेकर। देन हम क्लाइमेटिक कंडीशंस को वहाँ की स्टडी करते हैं कि वहाँ पे ज़्यादा ठंड वाला मौसम है या ज़्यादा ह्यूमिड वाला मौसम है, कैसा कंडीशंस में वो रहता है। सिर्फ उस टाइम तक के लिए नहीं, वो हर पूरे 12 महीनों के लिए वो कैसे कैसे सीजन्स वो देखता है वो एरिया में, वो भी नोट करते हैं। देन हम अगर जिस भी एरिया में हम ये काम करने वाले हैं, हमारी जहाँ पर साइट है, वहां पर की स्टडी करते हैं, वहां की प्रीमाइसेस के रूल्स एंड रेगुलेशन स्टडी करते हैं, और उनसे लेकर कुछ पॉइंट्स हमारे लिस्ट में ऐड कर लेते हैं। ये रूल्स हैं यहाँ पर काम करने के लिए। इनकी वर्किंग आवर्स कहीं कहीं ऐसे होता है 9 बजे से 6 बजे तक, कहीं 10 बजे से 6 बजे तक, वो हमें एक बार नोट करना होता है। ठीक है, वो भी एक स्टडी है प्रीमाइसेस की पूरी, और इसका एक स्लाइड बनाना होता है जहां पर हम ये सारी चीजें ऐड, इवेंचुअली ये चीजें हमें हेल्प करती हैं हमारा काम करने में। ठीक है, सिक्स्थ पॉइंट हमारा है फ्लोर रफ प्लानिंग, जिसमें हम फ्लोर का एक रफ प्लान बनाते हैं, उसमें मेजरमेंट्स लेते हैं
कि एंट्रेंस पे इतना मेजरमेंट्स था या बेडरूम की ये साइज है। एक रफ प्लानिंग होती है जो हम ऐड कर देते हैं स्लाइड में, ताकि फिर हम उस पे ऑटोकैड पे काम करें, फिर 3D पे काम करें, फिर ऐसे हम उसको पूरा डिवाइड कर लें और पूरा एक स्ट्रक्चर बन जाए हमारे कंप्यूटर में। ठीक है, देन जब हमारा रफ प्लान बन जाता है, देन हमारा पॉइंट है बबल डायग्राम। बबल डायग्राम इज समथिंग डिवाइडिंग द एरियाज। हम उसी प्लान में डिवाइड कर लेते हैं कि हम यहाँ पर बेड प्लेस करेंगे, वहां पे एक सर्कल कर दिया, बेड लिख दिया। ऐसे ही हम अलग अलग हिस्सों में ऐसे डिवाइड कर देते हैं। यहाँ में हमारा स्टडी एरिया होगा, ये बेड का एरिया होगा, ये सोफा का एरिया होगा, ये टीवी यूनिट का एरिया होगा। एक रफ प्लानिंग हम कर लेते हैं कि हम क्या क्या कहाँ पर फिट करने वाले हैं। तो उसके लिए हमें बबल डायग्राम बहुत इजी पड़ जाता है और बहुत हेल्प कर देता है कि हम एक रफ प्लानिंग, एक रफ आइडिया ले लें अपने एरियाज की। हमारी बबल डायग्राम बन जाती है, फिर उसके बाद हम रिक्वायरमेंट्स की लिस्ट उठाते हैं जो हमारे क्लाइंट्स की दी हुई होती है। फिर उस पर वर्किंग स्टार्ट करते हैं। लाइक एक एक रिक्वायरमेंट के लिए हम क्या क्या सोल्यूशंस दे रहे हैं उनको। जैसे हमारे 10 पॉइंट्स हैं रिक्वायरमेंट्स के, उसके ही फिर 10 पॉइंट्स बनते हैं, ये हम वर्क करेंगे ये हर रिक्वायरमेंट को अचीव करने के लिए। ठीक है, तो ऐसे हम कवर कर लेते हैं। ये सबसे इजी मेथड हो जाता है कि आपने एक बार पूरा लिस्टिंग कर ली, उसके बाजू में एक टेबल बनाकर पूरा ऐड कर दिया एक्सेल पे ही कि ये चीजें हैं जो ये रिक्वायरमेंट्स हम कर रहे हैं, तो वो बहुत इजी हो जाता है। जब हमने वर्क कर लिया क्लाइंट की रिक्वायरमेंट पे, तब हम प्लानिंग करेंगे एज सेंस कि सारी चीजों का, मटेरियल का, चीजों की, हर चीज की ध्यान रखना, वो सब करेंगे। ये प्लानिंग के सेक्शंस 4 हिस्सों में डिवाइडेड हैं, सब डिवाइडेड हैं 4 हिस्सों में। पहला है विजुअलाइजेशन। हम विजुअलाइज करें उसको कि वो कैसा दिखेगा, एक दूसरे के साथ मर्ज होके वो मटेरियल्स एक दूसरे के साथ कैसे अच्छे करेंगे, कलर कॉम्प्लीमेंट होंगे कि नहीं होंगे, और उनके आइडियाज हमारे विजुअलाइजेशन में ऐसा तो नहीं है कि कुछ खराब लगेगा या कोई एक अलग इमेज दे देगा। ऐसा हमें एक विजुअलाइजेशन करते हैं, सिर्फ थिंकिंग प्रोसेस होता है, विजुअलाइज करते हैं कि वो कैसा दिखेगा, हमें हम कैसा सोच रहे हैं उसे। एक विजुअलाइजेशन की एक लिस्ट बना लेते हैं कि हम ये सोच रहे हैं कि हम इस पे काम करेंगे। देन हमारा कॉन्सेप्ट और थीम ऑफ इंटीरियर प्लानिंग, कि हम ये कॉन्सेप्ट के साथ आगे बढ़ेंगे कि हम फॉर एग्जांपल अगर क्लाइंट की रिक्वायरमेंट है कि उनको ओल्ड एज डिजाइन चाहिए, तो हम उनके कॉन्सेप्ट को लेकर चलते हैं, फिर उसके लिए थीम सोचते हैं। तो इसकी एक लिस्ट हम लोग एक स्लाइड करते हैं जिस पर हम ये सारी चीजें ऐड कर देते हैं कि फिर कोई काम नहीं होता। काम नहीं होता मतलब ये कि अगर हम सब चीजें ऐसे लिस्टिंग कर लेते हैं ना, तो हमारे लिए बहुत आसान हो जाता है काम करना, कि हरदम फिर हमें सोचना नहीं पड़ेगा क्या सोचा था, क्योंकि एक ही क्लाइंट हमारे पास नहीं होने वाले हैं और उसकी रिक्वायरमेंट्स हमें हमेशा याद नहीं रहने वाली। तो एक सेपरेट पावर पॉइंट इज मस्ट कि उनके लिए हमने बना दिए और उधर ही सब चीजें ऐड कर दिए। कुछ भी काम होगा इनके रिलेटेड तो हमने वहां पे ऐड करके रखा है। तो जो कॉन्सेप्ट और थीम हम अपने दिमाग में लेकर चल रहे हैं, एक बार विजुअलाइज कर लिया ये चाहिए, फिर कॉन्सेप्ट और थीम कि उनका ये कॉन्सेप्ट है ओल्ड एज, उनके थीम के लिए हम लोग कौन से कलर्स कॉम्प्लीमेंट करेंगे, ये कितने प्यारे लगेंगे एक दूसरे के साथ। और या तो एक मूड बोर्ड टाइप भी क्रिएट कर सकते हैं कि हमें ये मटेरियल्स चाहिए। देन हमारा थर्ड पॉइंट है प्लानिंग में कि हम मटेरियल सिलेक्शंस करेंगे। लाइक जो हमने मूड बोर्ड बनाया होगा इसमें विजुअलाइजेशन में और कॉन्सेप्ट और थीम में, उसको हम मटेरियल सिलेक्ट करेंगे मार्केट में जाकर, मार्केट में दिखाएंगे ये मटेरियल्स हैं, क्या हमें ये अवेलेबल हो जाएगा। बजटिंग वहां पर समझ लेंगे हम कि बजटिंग उसकी क्या होगी। ठीक है, और इसी के साथ मतलब जब हमने मटेरियल सिलेक्ट कर लिया है हमारे लिए कि ये मटेरियल हम फाइनल करके चल रहे हैं अपने साथ, जब मार्केट, फोर्थ पॉइंट जो है हमारा मार्केट सर्वे, जब मार्केट सर्वे पे जाते हैं तब हमें समझ में आता है वहां पे बजटिंग क्या होगी, उसकी कॉस्ट क्या निकल रही है। तब हम कैलकुलेट कर पाते हैं कि ये चीजें हमारे बजट में फिट हो रही हैं कि नहीं हो रही हैं, ये क्लाइंट अप्रूव करेंगे नहीं करेंगे, क्योंकि बजटिंग ऑब्वियसली इज इम्पॉर्टेंट फैक्टर, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है बजटिंग। तो मटेरियल सिलेक्ट
जब आपने सोच लिया है ये मटेरियल करना है, तो आपको उसकी प्राइस निकाल कर एक बार कर देना है कि ये मटेरियल हमारे बजट में है नहीं है। वो अगर उससे मिलता जुलता कुछ है हमारे बजट में और उसकी क्वालिटी है, वो सस्टेन करेगा, तो हम वो सिलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, अभी तक जो हम कर रहे थे वो रफ वर्किंग थी, अब फेयर वर्किंग है हमारी। फेयर वर्किंग में हम कह रहे हैं कि जो हम फेयर वर्क करेंगे, जो क्लाइंट के सामने प्रेजेंट होने वाली है, जो उनको दिखने वाली है। फॉर एग्जाम्पल, हमने प्लानिंग कर ली स्टैंडर्ड डायमेंशन। फेयर वर्किंग में खुद वो 4 पॉइंट्स में डिवाइडेड है। फर्स्ट है हमारा स्टैंडर्ड डायमेंशन। स्टैंडर्ड डायमेंशन सारे इंटीरियर्स वालों को मेरे ख्याल से क्लियर होगा स्टैंडर्ड डायमेंशन क्या है। स्टैंडर्ड डायमेंशन ये होता है कि यही रूल है, इसके हिसाब से हम अपने फर्नीचर डिसाइड करते हैं। इतनी साइज मिनिमम होनी ही चाहिए, उससे बड़ा आप कर सकते हैं कुछ कुछ चीजों में और चेंजेस कर सकते हैं स्टैंडर्ड डायमेंशन में। देन स्टैंडर्ड डायमेंशन जब हम एक बार दे देते हैं, जहाँ पे हमारी पूरी प्लानिंग होती है, पूरे फर्नीचर्स प्लेस्ड होते हैं, उनकी साइज डिस्क्राइब्ड हो जाती है हर एक प्लेसमेंट पे। जैसे हमने फर्स्ट रफ प्लान में बबल डायग्राम बनाया हुआ था, वो सिर्फ एक रफ प्लानिंग थी। फेयर प्लानिंग में हम जब स्टैंडर्ड डायमेंशन के साथ कर रहे हैं, तो हम एक एक डायमेंशन का ध्यान रख रहे हैं। लाइक अगर हमारा सोफा है और सोफे के आगे हमारा सेंटर टेबल है, तो सेंटर टेबल और सोफा के बीच में जो स्टैंडर्ड डिस्टेंस होना चाहिए वो कितना है, वो कितने गैप में रखा गया है, वो सारी ही डिटेलिंग, मतलब इतने से इतने इंच की भी डिटेलिंग स्टैंडर्ड डायमेंशन में दी जाती है। देन फिर हमारा सेकेंड पॉइंट फेयर वर्किंग में ये है कि हम अर्गोनॉमिकली स्टडी करते हैं कि फॉर एग्जाम्पल अगर एक पर्सन है जो व्हील चेयर पर है और तभी भी उन्हें कुक करना पड़ता है, तो हम नॉर्मल प्लेटफॉर्म नहीं बना सकते उनके लिए। उनके हाइट के हिसाब से अर्गोनॉमिकली उनके लिए डिजाइन होना चाहिए, जिसकी हाइट एक स्टैंडर्ड डायमेंशन में डिस्क्राइब्ड है। उस डायमेंशन पे हम उनके लिए डिजाइन करते हैं कि वो इजीली वर्क कर पाए। सो ऐसे हमारे कभी कभी कुछ क्लाइंट्स के लिए कुछ अलग रिक्वायरमेंट्स होती है, जिसके लिए हमें अर्गोनॉमिक्स करना पड़ता है, अर्गोनॉमिकली डिजाइन करना पड़ता है, थोड़ा सा प्रेफरेंस रख के। अर्गोनॉमिक्स वैसे भी हम कबर्ड्स वगैरह में या बेड में हर चीजों में यूज होता है, लेकिन ऐसे जो ज्यादा डिफरेंसेस वाले होते हैं वहां पे भी हम अर्गोनॉमिक्स यूज करते हैं। देन हमारा थर्ड पॉइंट है साइकोलॉजिकली स्टडी। लाइक साइकोलॉजिकल स्टडी वेयर वी आर जस्ट अंडरस्टैंडिंग कि क्लाइंट ने कोई रिक्वायरमेंट दी है, उसका एक थॉट प्रोसेस क्या है उस चीज को लेकर, और वो हम समझते हैं, फिर उसे अचीव करने की वहां पर कोशिश करते हैं। लाइक साइकोलॉजिकली अगर वो बहुत ज्यादा मोटिवेटेड रहने वाले इंसान है, बहुत एनर्जेटिक है, तो उन्हें थोड़ा वाइब्रेंस कलर्स पसंद आएंगे जो उन्हें हमेशा एनर्जेटिक रखते हो, हमेशा मोटिवेटेड रखते हो, तो वैसे कलर्स हम प्रेफर करते हैं। अगर जैसे ओल्ड पीपल हैं तो उनको इतना वाइब्रेंस कलर्स नहीं पसंद आएंगे, उनको लाइट शेड्स, लाइट्स, कलर्स, न्यूट्रल पैलेट्स पे वो ज्यादा जाएंगे, उन्हें ज्यादा वो अच्छा लगेगा। तो एक साइकोलॉजिकल स्टडी भी हमें करनी होती है जब हम क्लाइंट से बात करते हैं। तो क्लाइंट मीटिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अगर आप पूरी फैमिली से एक बार मिल लें और समझ लें उनकी थॉट प्रोसेस क्या है और उनके मेंबर्स क्या हैं, इसलिए वो पॉइंट हमारा इम्पॉर्टेंट था। देन फोर्थ है डिजाइन आर्ट, जो बेसिकली खुद 6 पॉइंट्स में डिवाइडेड है। पहला है हमारा ऑटोकैड प्लानिंग, 3D व्यूज, डेकोरेशन ऑफ डिजाइनिंग, अरेंजमेंट्स कैसी होंगी, लाइट्स कौन से यूज होंगे, लाइट्स की वजह से एम्बियंस चेंज होता है, एम्बियंस क्या होंगी। फिर उसके बाद हम एक BOQ बना देते हैं। BOQ मीन्स बेसिकली बिलिंग, उनका कैलकुलेशन, बजट कितना बन रहा है हमने जो डिजाइन किया है उससे। तो ये पूरा एक प्रोसेस है डिजाइनिंग का, और यही हम जनरली यूज करते हैं और बहुत इजी हो जाता है अगर हम ये स्टेप्स फॉलो कर कर अपनी डिजाइनिंग करते हैं, क्योंकि ये हमें बहुत तरीकों से हेल्प करती है कि हमें फिर हरदम नहीं सोचना पड़ता कि हमें ये क्लाइंट से पूछना है, अलग से फिर पूछना पड़ेगा।
और हमने तो ऐसे कर लिया है कि एक लिस्ट बना ली है, जो हम हमेशा जब भी क्लाइंट की ब्रीफिंग लेने जाते हैं तो वो लिस्ट लेकर जाते हैं, जिसमें डिटेल्स है, नेम है, मेंबर है, ऑक्यूपेशन है, जो बेसिक क्वेश्चंस हम हमेशा ही पूछते हैं उसकी लिस्ट बना ली है। उसको हमेशा प्रिंट आउट कराकर हम ले जाते हैं और उसमें ही एंटर कर देते हैं ये रिक्वायरमेंट्स हैं। तो ये हमारे लिए भी इजी हो जाता है और क्लाइंट के लिए भी इजी हो जाता है कि उन्हें बार बार हमें फिर बताना नहीं पड़ता है कि हमारी ये रिक्वायरमेंट है, हमारी ये रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हुई। और बेसिकली हम इंटीरियर डिजाइनिंग इसीलिए कर रहे हैं कि हमारे क्लाइंट जो हैं वो सेटिस्फाई हो। कस्टमर सेटिस्फैक्शन इज द ग्रेटेस्ट रिवॉर्ड यू कैन गेट। एंड अगर वो मिल जाता है ना, अगर आपने क्रैक कर लिया कि ये डिजाइन उनको पसंद आने वाली है, देन बहुत अच्छा लगता है। वो रिव्यू सुनकर ही बहुत अच्छा लगता है। सो ऐसे मेथड्स अप्लाई करिए और मैं चाहूंगी आप ये स्टेप्स फॉलो करें अपने डिजाइनिंग में और आपको बहुत सारी हेल्प मिले इससे। चलिए, थैंक यू और मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। चलिए, अल्लाह हाफिज, बाय।